Hi everyone, this is CA Sonam Sharma. I welcome you all to Punjab Success Mantra. हम अपनी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 7 पार्ट्स अभी तक कर चुके हैं जिसमें हम इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उसी सीरीज़ का 8th पार्ट डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ विच इज़ अबाउट आर कोर्सेज। हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं और कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं। ये सारे कोर्सेज हैं जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं। अगर इनमें से आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो ये है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। जैसा कि हम सबको पता है कि जीएसटी में जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं उसके लिए बनती है एक जीएसटी काउंसिल, जो कि ये ध्यान रखती है कि जीएसटी में कब कब किस चीज़ को जीएसटी से बाहर रखना है और कब किसी चीज़ को या किसी गुड्स या सर्विसेज को जीएसटी के दायरे में लेकर आना है, या फिर जीएसटी में कौन से चेंजेस करेंटली लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। वो सारी चीज़ों का ध्यान रखने वाली जो काउंसिल है, जो कमिटी है, उसका नाम है जीएसटी काउंसिल। तो इसके जो फंक्शंस है वो क्या क्या हुए, स्पेशल थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, ये इसका फंक्शन है। थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉर कॉम्पोजिशन एंड एग्जेम्पशंस, ये भी इसका फंक्शन है। जीएसटी काउंसिल shall also recommend the date on which GST be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel। ये जो 5 चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी हुई, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये 5 चीज़ों पे करंटली जीएसटी नहीं लगाया जाता। इन पांचों चीज़ों पे अभी भी जो पुराने वाला टैक्स रिजीम था, इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, मतलब वैट, एक्साइज, ये सब चल रहा है अभी भी। तो इन पे अभी भी जीएसटी नहीं लगाया जाता, इनको अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। तो जीएसटी काउंसिल का काम है, उसका फंक्शन है कि वो एक डेट रेकमेंड करेगी कि जब से इन पांचों चीज़ों पे जीएसटी लगाया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द डिसीजन हाउ द डिसीजन विल बी टेकन इन जीएसटी काउंसिल। डिसीजन कैसे लिया जाएगा जीएसटी काउंसिल में। तो इसमें 4 ऑप्शन है। फाइनेंस मिनिस्टर खुद लेगा डिसीजन, बाय वोटिंग ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, बाय वोटिंग ऑफ सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड बाय वोटिंग ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो, जीएसटी काउंसिल जो है उसमें स्टेट्स के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं या उनके द्वारा नॉमिनेट किए हुए जो भी लोग हैं वो इसका पार्ट होते हैं। जीएसटी में काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पार्ट होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होते हैं। तो अगर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को खुद ये डिसीजन लेना होता तो उनको ये जीएसटी काउंसिल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो फर्स्ट वाला तो ऑप्शन नहीं है इसका आंसर। सेकेंड वाला जो है वो है बाय वोटिंग ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड है वोटिंग ऑफ सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड बाय वोटिंग ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका जो आंसर है वो है दोनों के दोनों, सेंट्रल और स्टेट दोनों यहाँ पर वोट करेंगे और जो भी डिसीजन है वो उससे लिया जाएगा। और जो डिसीजन है वो हाफ की मेजॉरिटी से नहीं लिया जाएगा, वो लिया जाएगा 3/4 की मेजॉरिटी से, 3/4 की मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इस तरीके से वोटिंग होगी और इस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर खुद नहीं लेगा, सेंट्रल वाले खुद नहीं लेंगे, स्टेट वाले खुद नहीं लेंगे, बट सब मिलके ये डिसीजंस लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, every decision of the GST council is taken by a majority of not less than dash of the weighted votes of the members present and voting। ये हमने अभी पढ़ा, इसका जो आंसर है वो है 3/4, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, vote of the center has a weightage of dash of total votes cast, and votes of all the state governments taken together has a weightage of dash of all the total votes cast in that meeting। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए हमें पिछले क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन पे जाना पड़ेगा। हमने फर्स्ट लाइन का मतलब समझ लिया था कि पूरी की पूरी जो जीएसटी काउंसिल है उसमें 3/4 की मेजॉरिटी हमको चाहिए किसी भी चीज़ को पास करने के लिए। बट इससे जो अगली लाइन है वो क्या कहती है, उसमें थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट डाल दिया कि जो सेंटर की जो वोटिंग है, जो भी सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन लोगों की जो वोटिंग है उसकी वेटेज होगी 1/3।
of the total votes cast and vote of all the state governments, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो सबको मिला के उनका जो टोटल वेटेज है वो होगा 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन दैट मीटिंग। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर उस मीटिंग में 20 लोग प्रेजेंट हैं और 20 में से 15 सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं और 15 के 15 ने किसी चीज़ पे हाँ बोल दी, 5 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने एक ने भी हाँ नहीं बोली, तो क्या होगा? क्या वो बिल पास होगा? नहीं होगा, वो चीज़ पास नहीं की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो सेंटर की वोट कास्ट है उसकी वेटेज रहेगी 1/3, कि जितनी भी टोटल वोट्स आई हैं उसमें कम से कम 1/3 सेंटर की होनी चाहिए और जो स्टेट की है उसमें 2/3 स्टेट की होनी चाहिए। तो मतलब स्टेट की जो वेटेज है वो हमने ज़्यादा रखी है, सेंटर की हमने वेटेज कम रखी है। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो चेयरपर्सन हैं, वो हमारे सेंटर से बिलोंग करते हैं, तो उनका डेफिनेटली एक हायर व्यू पॉइंट होगा। तो जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, वो होगा 1/3 एंड 2/3। Next question. Composition scheme is the scheme which provides relief to small businesses, relief primarily to small manufacturers, suppliers of food articles, traders, etc. A simpler method of paying tax is prescribed, or all of the above. कॉम्पोजिशन स्कीम जो होती है वो एक ऑल्टरनेटिव स्कीम है जीएसटी के अंदर, जिसमें कि एक सप्लायर को ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप एक नॉर्मल रिजीम में नहीं जाना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, जितनी भी आपकी सेल है उसके ऊपर आप एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टैक्स पे कर दो। आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी आईटीसी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनमें से कुछ ना करने की बजाय आप एक सिंपल तरीका यूज़ करो कि जितना भी आपने सप्लाई किया है, जितनी भी आपने सेल की है, उसके ऊपर आप सिंपली कुछ अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो पे कर दो। इस स्कीम को हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम, कि ये सारी चीज़ों को कंपोज कर दिया हमने, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया हमने और एक चीज़ में डाल दिया जो कि एक सिंपलर है और एक बेटर मेथड है ऑफ पेइंग टैक्स। तो इसका फ़ायदा किसको होगा? स्मॉल बिजनेसेस को होगा, क्योंकि ये स्कीम लाई ही स्मॉल बिजनेसेस के लिए गई है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सप्लायर्स ऑफ फूड, ट्रेडर्स एट्सेट्रा, इन सब के लिए है। एक सिंपलर मेथड है टैक्स पे करने का, और तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों जो हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम के फीचर्स हैं। ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो जो हम क्लासेस करेंगे हम उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, businessman whose turnover is up to dash can avail composition scheme। तो जो कॉम्पोजिशन स्कीम है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये होती है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, सबके लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि जो लार्ज बिजनेस हाउसेस होते हैं उनके लिए जो बेसिकली एक पर्टिकुलर अमाउंट पे टैक्स पे करना भी बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे लेट्स से कि आपके टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ है और गवर्नमेंट आपको ये बोलती है कि आपको इसका 5% जो है वो टैक्स पे करना है, तो इसका 5% भी क्या हो जाएगा? 5 करोड़ हो जाएगा। तो वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो लार्ज बिजनेस हाउसेस है उस कॉम्पोजिशन स्कीम को उनके ऊपर अप्लाई नहीं किया गया है, और इसलिए भी नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं और ये बड़ी टीम्स को हायर कर सकते हैं ताकि इस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व कर सकें। तो जब वो हायर कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वाई नॉट, एंड उनको जो एक्चुअल टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। रेदर देन कॉम्पोजिशन स्कीम जो स्मॉल बिजनेसेस को है, उनको क्या बोला गया कि आपको कोई कैलकुलेशन, कोई अकाउंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जितना आपकी सेल है आप सिर्फ उसका ध्यान रखो और उसका हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर परसेंटेज पे कर दो। तो यहाँ पर जो स्मॉल बिजनेसेस है उसका मतलब क्या है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसकी टर्नओवर, कितनी टर्नओवर तक हम उनको स्मॉल बिजनेसेस मानेंगे, कितनी टर्नओवर तक कॉम्पोजिशन स्कीम
अवेल की जा सकती है। टर्नओवर का मतलब होता है सेल। मतलब एक साल में अगर आप 1.5 करोड़ की सेल करते हो तो आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हो। जैसे ही आपकी टर्नओवर, आपकी सेल 1.5 करोड़ से ज़्यादा होगी, आपको नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1.5 करोड़ तक आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हो, उससे ऊपर आप अवेल नहीं कर सकते हो। और स्कीम में होगा क्या, जितनी भी आपकी टर्नओवर है आप उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को पे करोगे। लेट्स से कि आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो गुड्स के, तो आपको जितनी भी टर्नओवर है उसका 1% टैक्स पे करना है। मतलब अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है तो आपको उसका 1% मतलब सिर्फ 1 लाख टैक्स पे करना है। आपको इसके अलावा किसी और चीज़ का ध्यान नहीं रखना है, आपको कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना, कोई क्रेडिट नहीं लेना है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो नहीं लेना, आपको किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको सिंपली 1 करोड़ का 1% टैक्स पे कर देना है। दूसरा, रेस्टोरेंट्स के लिए भी है, नॉट सर्विंग एल्कोहल 5%, उनको 5% अपनी टर्नओवर का पे करना है। और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 6% का रेट है। जितनी भी टर्नओवर है उसका 6%, 5% या 1% आप टैक्स पे करके इस स्कीम के अंदर आ सकते हो। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, GST is a dash value added tax, non value added tax, destination और consumption based tax और both A and C। वैल्यू एडेड टैक्स होता है कि जो भी आपकी वैल्यू एडिशन हो रही है, लेट्स से कि आपने एक प्रोडक्ट लिया 100 रुपये का, उस प्रोडक्ट में आपने कुछ एडिशंस की और उस प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट थी वो आ गई 150 रुपये की। आपने इस 100 रुपये पे 20 रुपये टैक्स पे किया 20% के रेट पे, आपको इस पे भी 20% के रेट पे टैक्स पे करना है, तो ये हो जाएगा 30। तो अब आप क्या करोगे, जो 30 आपका टोटल टैक्स आया है इस प्रोडक्ट पे, इस 30 में से ये 20, क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, ये माइनस करोगे और जो 10 बच गया वो आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे। इस तरीके से ये चलता है। तो आपने बेसिकली क्या किया, ये 20 आप ऑलरेडी पे कर चुके थे, अगली बार जो आपने 10 पे किया वो किस पे किया, सिर्फ ये जो बचा हुआ 50 था, इस 50 का 20% कितना होता है, 10 होता है। तो आपने क्या किया, जो वैल्यू आपने ऐड की सिर्फ उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया है। जीएसटी इसी टाइप का टैक्स है, तो इसलिए हम इसको वैल्यू एडेड टैक्स बोल सकते हैं। और तीसरी जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो भी स्टेट इसको कंज्यूम कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, वो स्टेट के पास जो है वो जीएसटी जाएगा, वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 8, ये 14 नहीं है, ये 8 है। On which of the following inputs a manufacturer in goods can claim credit under the GST system? On which of the following inputs, कौन कौन से inputs ऐसे हैं जिसपे एक GST सिस्टम में एक मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, कंजम्पशन के लिए गुड्स परचेज किए गए हैं, परचेज ऑफ सर्विसेज फॉर पर्पसेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर यूज इन प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो और आप कोई ऐसी चीज़ लेके आते हो जो आप पर्सनल यूज़ के लिए लेके आ रहे हो, तो क्या आप उसका क्रेडिट ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो तो आपने आगे सेल ही नहीं किया। तो जिस चीज़ को आप आगे सेल कर रहे हो या सेल करने के लिए यूज़ कर रहे हो, आप सिर्फ उसका क्रेडिट ले सकते हो। ये जो ऊपर वाले 3 ऑप्शंस हैं, इन तीनों को हम बिजनेस प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो ठीक है, इन तीनों का हम क्रेडिट ले सकते हैं, बट जो पर्सनल यूज़ के लिए है उसका हम क्रेडिट नहीं ले सकते। तो इसका आंसर जो है वो होगा सी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ जीएसटी? इनमें से कौन सा जीएसटी का बेनिफिट नहीं है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट,
यूनिफाइड नेशनल मार्केट का मतलब है कि पहले हमारा जो देश था, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगते थे, तो उनका हम क्रेडिट नहीं ले पाते थे। अब हम उनका क्रेडिट ले पा रहे हैं, तो पूरी के पूरी जो नेशन है वो एक टाइप से एक सिंगल मार्केट बन गई है। जीएसटी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किया है प्रोमोट। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेस, ये भी वो उसने रिमूव किया है। एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स विद ग्रेटर यूज ऑफ आईटी। अब ये चारों ऑप्शंस वैसे तो देखने में ठीक लग रहे हैं, बट हमें बताया क्या गया है, नॉट अ बेनिफिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव किया है। जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव किया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेस। इसका मतलब क्या है, सी का कि कैस्केडिंग इफेक्ट ये लेकर आ रहा है, बट असली में क्या हुआ, जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव किया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस और सेस इज लेविड बाय स्टेट्स इन इंडिया। इनमें से कौन से टैक्सेस या सेस ऐसे हैं जो कि इंडिया के स्टेट्स लगाते हैं। तो पहला है टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स, दूसरा है टैक्स ऑन होटल्स, तीसरा है एजुकेशनल सेस, या टैक्स ऑन वेल्थ। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास, टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स, टैक्स ऑन होटल, एजुकेशनल सेस या टैक्स ऑन वेल्थ। टैक्स ऑन वेल्थ जो होता है वो होता है वेल्थ टैक्स, एंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। मैंने आपको बताया था सारे के सारे सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। टैक्स ऑन होटल्स एंड टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स बच गया। अब इसमें से बहुत ही ऑब्वियस आंसर है, जो भी मोटर व्हीकल्स के आप ऊपर आप रजिस्ट्रेशन टैक्स देते हो, वो कैसे देते हो, वो स्टेट वाइज अलग अलग देते हो। स्टेट का, हर स्टेट का, जिस भी स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आप उस स्टेट को टैक्स दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट को आप टैक्स दे रहे हो। तो इसका जो आंसर है वो होगा ए, टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 9 नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक क्वेश्चन बीच में एडिशनल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस और सेस इज लेविड बाय स्टेट्स इन इंडिया। टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स, टैक्स ऑन होटल्स, एजुकेशनल सेस, टैक्स ऑन वेल्थ। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, टैक्स ऑन वेल्थ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। एजुकेशनल सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि हर टाइप के जो सेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। और ये जो बाकी दो बचे, इनमें से एक ऑब्वियस सा आंसर है, जब आप कोई भी व्हीकल परचेज करते हो तो उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है, वो आपने शायद नोट किया हो कि हर स्टेट का वो अलग अलग रेट होता है। जैसे अगर आप हिमाचल में हो तो अलग रेट होगा, अगर आप हरियाणा में हो तो अलग रेट होगा, पंजाब में हो तो अलग रेट होगा। तो वो रेट अलग अलग क्यों है, क्योंकि वो स्टेट कलेक्ट करती है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हम मिलेंगे अब अगली क्लास में, और जो होगा हमारा 9th पार्ट। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।